जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का महासंग्राम रिवीजन क्लास सेकंड देखेंगे। इसके पहले हमने एक क्लास देख ली है। हमने आपको बताया है कि हर एक सब्जेक्ट का आपके महासंग्राम रिवीजन क्लास आएगा, जिसमें हाफ सिलेबस करके हाफ आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आज आपका यह लास्ट वीडियो होगा और दोनों वीडियो देखने के पश्चात आपके पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वह कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। आपने बताया है कि आपने बोला है कि सर PDF भी सेंड कर दिया करिए, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया जाता है। तुरंत जो है आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है, वहाँ से आप ले सकते हैं और उसके पश्चात क्या कर सकते हैं, उसका रिवीजन करके अच्छी तैयारी आप अपनी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इसके पहले वाला फर्स्ट महासंग्राम रिवीजन क्लास नहीं देखा है तो उसको भी देखें, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका जब भी एग्ज़ाम हो जाए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम कम्युनिकेशन जो भी आपका ग्रुप बनाया गया है, दोनों में से किसी पर भी आप अपना पेपर भेज दीजिए, जिससे वह अन्य बच्चों को भेजा जा सके जिसका एग्ज़ाम होने वाला रहे। अगला प्रश्न मतलब पहला प्रश्न हम देखेंगे, रिफ्ट घाटी क्या होती है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य अंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग जो है नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही साधारण शब्दों में हर एक प्रश्न को समझाया जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। और दिए गए टेलीग्राम चैनल पर नोट्स जो है आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी भेज दिया जाता है, सॉल्व भी भेज दिया जाता है और साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स भेजे जाते हैं। सीरीज किसी बच्चों की डिमांड रहती है, सर सीरीज़ भेज दीजिए, जो नहीं ले पाते हैं उनको PDF यहाँ पर अवेलेबल है, दे दिया जाता है। ये सभी सारी सुविधाएँ जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। दूसरा प्रश्न क्या हमारा है, अपक्षय क्या है। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया तथा उससे उस चट्टान विशेष या स्थानिक विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इसमें चट्टान चूड़ के परिवहन को क्या करते हैं, सम्मिलित नहीं किया जाता है, यही क्या कहलाता है, अपक्षय। अपरदन तो आपने पढ़ा ही होगा। अपरदन क्या होता है, अपरदन की क्रिया जो है टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों के परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं उनके द्वारा कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अपरदन जो है यह पहाड़ों का बताया गया है। जैसे कि आपके जो भूमि है, मान लीजिए आपके घर के बाहर जो भूमि है, द्वार आप जिसे कहते हैं द्वार, तो वहाँ पर जो है वह धीरे धीरे अपरदित होती हुई आपको दिखी होगी। कैसे, जैसे कि बारिश हुई, बारिश में पानी के साथ कुछ जो है परत जो है वह बह जाती है, तो वह अपरदन उसे ही कहा जाता है। अपक्षय की परिभाषा हम देखेंगे आर्थर होम्स के अनुसार। अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करता है। स्पार्क्स के अनुसार अगर हम देखें तो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने तथा रासायनिक वियोजन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय हम कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अपवाह तंत्र का वर्णनात्मक उपागम हमें यहाँ पर समझना है। इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेष की सरिताओं के आकार तथा प्रतिरूप की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जननिक उपागम के अंतर्गत क्षेत्र विशेष की सरिताओं के उद्गम एवं विकास का उस क्षेत्र के शैल प्रकार, भौमिकी संरचना, विवर्तनिकी तथा जलवायु दशाओं के शैल प्रकार, भौमिकी संरचना, विवर्तनिकी तथा जलवायु दशाओं के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, छठा प्रश्न हम देखेंगे, क्रमवर्ती सरिता क्या होती है। ऐसी नदियां जो क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं तथा भौमिकी संरचना के साथ समायोजित होती हैं, जैसे कि अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती और नवानुवर्ती सरिताएं। यह क्या होती हैं, किसी भी विशेष रूप के ढाल में अनुरूप एक प्रकार से प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अक्रमवर्ती सरिता। ऐसी नदियां जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती तथा भौमिकी संरचना के प्रतिकूल प्रवाहित होती हैं, जैसे कि पूर्ववर्ती और पूर्वारोपित सरिताएं, यह सभी क्या होती हैं, अक्रमवर्ती सरिता के अंतर्गत आती हैं। परवर्ती सरिता क्या होती हैं, अनुवर्ती सरिताओं के बाद उत्पन्न तथा अपनतियों या कटकों के अक्षों का अनुसरण करने वाली सरिताओं को हम क्या कहते हैं, परिवर्ती सरिता कहते हैं। परिवर्ती नदियां जो हैं अपनतियों के पार्श्व भागों पर उत्पन्न होकर अभिनतीय प्रमुख अनुवर्ती नदियों के समकोण पर मिलती हैं। अब ये क्या होता है,
जो इसमें आपको देखने को मिला होगा अपनति और अभिनति क्या होता है, इसको हमने फर्स्ट महासंग्राम रिवीजन क्लास में अच्छे से समझाया है। जिसने देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से समझा ही होगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रति अनुवर्ती सरिता क्या होती है। प्रधान अनुवर्ती सरिता की प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिता को हम क्या कहते हैं, प्रति अनुवर्ती कहा जाता है। प्रति अनुवर्ती जो होती है प्रवर्ती से समकोण पर मिलती है। उदाहरण के लिए शिवालिक श्रेणियों से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिताएं जो हैं वह प्रति अनुवर्ती होती हैं। अगला प्रश्न हमारा वलयाकार अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। किसी गुंबदी पर्वत के चारों ओर वृत्त के आकार में फैली सरिताओं के क्रम को वलयाकार प्रतिरूप कहते हैं। इसमें सरिताएं जो हैं गुंबदी पर्वत की परिक्रमा करती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। अगला प्रश्न वृक्षाकार या पादपाकार जो है अपवाह तंत्र क्या होता है। किसी चौरस तथा सपाट धरातल वाले भाग में वृक्ष की शाखाओं के समान विकसित सरिताओं के क्रम को वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। किसी भी प्रदेश में या क्षेत्र में अपवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर अपवाह तंत्र क्या होता है। किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में नदियों के स्वभाव, उनकी उत्पत्ति तथा समय के साथ उनके विकास क्रम को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। वास्तव में किसी प्रदेश की समस्त नदियों एवं उनकी सहायक जलधारा को क्या कहा जाता है, अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी भी जो नदी है उनकी जो सहायक जलधारा है वह किस तरफ कैसे प्रवाहित हो रही है वही अपवाह तंत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत नदियों के उद्भव एवं विकास का भी अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा जालीनुमा अपवाह तंत्र क्या होता है। वलित पर्वतीय क्षेत्रों में अपनतियों के पार्श्व भागों पर एवं अभिनतियों के विकसित सरिताओं एवं उसकी सहायक नदियों के जाल को क्या कहा जाता है, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जिसमें सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से क्या होती हैं, समकोण पर मिलती हैं। अगला प्रश्न हमारा पंखनुमा अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। पक्षियों के पंख के आकार के अपवाह प्रतिरूप का विकास जो है खड़ी ढाल वाली पर्वत श्रेणियों में घिरी सकरी अनुदैर्घ्य घाटियों वाले भागों में होता है। पार्श्ववर्ती समानांतर पर्वत जो है श्रेणियों के तीव्र ढालों से सरिताएं निकलकर मुख्य नदी से न्यून कोण पर एक प्रकार से मिलती हैं। अगला प्रश्न हमारा जीवगेन क्या होता है। रेगिस्तानी भागों में ढक्कनदार दावात के समान मेज के आकार के स्थल रूप को क्या कहा जाता है, जीवगेन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा यारदंड क्या होता है। यारदंड जो है एक दिशा में समूह में पाए जाने वाले ऐसे शैल कटक होते हैं जिनकी ओर का निचला भाग जो है अत्यधिक अपरिदित होता है तथा शीर्ष आगे की ओर क्या होता है, निकला रहता है। अगला प्रश्न हमारा जालीदार शिला क्या होती है। उष्ण शुष्क रेगिस्तानों में तीव्र गति से चलने वाली पवन के मार्ग में पड़ने वाली शिलाओं तथा तीव्र अपघर्षण होने से कोमल शैल कण अलग हो जाते हैं, जिस कारण शिलाओं में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। इस तरह के छिद्रों से युक्त शैल को हम क्या कहते हैं, जालक शैल कहते हैं या जालीदार शिला कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा तारा बालुका स्तूप क्या है। 3 से अधिक बाहर निकली भुजाओं वाले बालुका स्तूप को हम क्या कहते हैं, तारा स्तूप कहते हैं। किसे, 3 से अधिक जब बाहर निकली हुई भुजाओं वाली बालुका स्तूप होती हैं वह क्या कहलाती हैं, तारा स्तूप कहलाती हैं। अगला प्रश्न बालुका स्तूप क्या होता है। वायु द्वारा रेत के लगातार जमा होने से बने विभिन्न आकार एवं विस्तार वाले रेत के टिब्बों को क्या कहा जाता है, बालुका स्तूप कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा छत्रक शैल क्या होता है। उष्ण मरुस्थलीय भागों में छतरीनुमा या कुकुरमुत्ते के आकार वाली शिला को क्या कहा जाता है, छत्रक शैल या पेडस्टल शैल कहते हैं। इनका ऊपरी भाग जो है वायु द्वारा न्यूनतम अपघर्षण होने से बाहर चारों ओर तरफ जो है निकलता रहता है, जबकि निचला भाग अधिकतम अपघर्षण के कारण पतला हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा भूस्तंभ क्या है। उष्ण शुष्क रेगिस्तानी भागों में कठोर एवं कोमल शैलों के लंबवत रूप में होने से कठोर शैलों के बीच वाली कोमल शैल के अपरदन के कारण कठोर शैलों वाले स्तंभों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, भूस्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा बरखान किसे कहते हैं। बरखान क्या होता है। उष्ण शुष्क मरुस्थलीय भागों में वायु द्वारा रेत के जमाव से निर्मित चापाकार या अर्धचंद्राकार अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। अगला प्रश्न हिमरेखा किसे कहते हैं। सागर तल से उस ऊंचाई को हिमरेखा कहते हैं जिसके ऊपर सदैव हिमावरण रहता
है। अगला प्रश्न, पर्वतीय हिमनद क्या होता है? उच्च पर्वतीय भागों में पहाड़ी ढालों के सहारे निर्मित हिमनदों को हम क्या कहते हैं? पर्वतीय हिमनद कहते हैं। चूंकि ये हिमनद गहरी घाटियों से होकर गतिशील होते हैं, अतः इन्हें घाटी हिमनद भी हम कहते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर, हिमोड़ किसे कहते हैं? हिमनदों द्वारा विभिन्न प्रकार के हिमानी पदार्थों के निक्षेप को हम क्या कहते हैं? हिमोड़ कहते हैं। यह निक्षेप हिमानी के विभिन्न भागों से होता है, जैसे कि पार्श्ववर्ती हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़, तलस्थ हिमोड़ एवं अंतिम या अग्रांतस्थ हिमोड़। अगला प्रश्न हमारा, हॉर्न किसे कहते हैं? अब इसको वो वाला हॉर्न मत लिख के आइएगा जो गाड़ी में पी पी करता है, वो वाला हॉर्न नहीं है ये। हॉर्न क्या होता है इसको हम समझेंगे। किसी पहाड़ी के चारों ओर स्थित सर्क के लगातार पीछे हटते जाने से बनी पिरामिड के आकार वाली नुकीली चोटी को ही हम हार या गिर सिंह कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ड्रमलिन क्या होता है? हिमनद के निक्षेप से निर्मित उल्टी नाव या उल्टे कटे अंडे के आकार वाले स्थल रूप को हम ड्रमलिन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर, श्रृंग एवं पुच्छ किसे कहते हैं? ऐसी अपर्दित पहाड़ी जिसका हिमनद के संचरण की दिशा वाला ढाल अधिक अपर्दन होने से खड़े ढाल वाला होता है तथा पिछला भाग पूंछ के समान होता है, उसे ही श्रृंग स्थल रूप कहते हैं या पुच्छ कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडल की स्थिर गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन वायुमंडल की प्रमुख स्थिर गैसें हैं, जिनका वायुमंडल के गैसीय संगठन में हिस्सा क्रमशः 78.1, 20.9 और 0.9% है। अर्थात सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर विभिन्न गैसें जो हैं वह पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जो है वायुमंडल की स्थिर प्रमुख गैसें होती हैं। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक निचले वायुमंडल में स्थिर गैसों का प्रतिशत जो है स्थिर रहता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में परिवर्तनशील गैसें कौन सी हैं? परिवर्तनशील गैसों में जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, जेनान, क्रिप्टॉन, मीथेन, यह सभी जो है वायुमंडल में परिवर्तनशील गैसें होती हैं। जलवाष्प हम किसे कहते हैं? जलवाष्प जो है वायुमंडल का महत्वपूर्ण घटक है तथा इसके कारण संघनन एवं वर्षण के विभिन्न रूप एवं प्रकार जैसे कि कोहरा, पाला, ओस, ओला, हिमपात, जल वर्षा आदि संभव हो पाता है। वास्तव में जलवाष्प जो है जल का गैसीय रूप है। क्षैतिज रूप में जल वाष्प की मात्रा जो है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। वायुमंडलीय सकल जलवाष्प का 90% से अधिक भाग जो है वायुमंडल में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, तापीय विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल के प्रकार बताइए। तो कुल 4 प्रकार होते हैं। सामान्य रूप से वायुमंडल की ऊंचाई के साथ जो है 4 तापीय मंडल पाए जाते हैं। एक है क्षोभ मंडल, जिसमें परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है हमारा ताप मंडल। अगला प्रश्न हमारा, क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहा जाता है। इस परत को हम ट्रोपोस्फियर के रूप में नामकरण जो है ट्रिजरेंस डी बोट ने किया हुआ है। इस परत को हम विक्षोभ मंडल भी कहते हैं या कहा जाता है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। इस मंडल में वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% केंद्रित है और इसके अलावा अधिकांश जलवाष्प, एयरोसोल तथा प्रदूषक भी इसी मंडल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, समताप मंडल को स्पष्ट कीजिए। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को हम समताप मंडल कहा जाता है। इस मंडल को खोज जो है तथा अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? ट्रिजरेंस डी बोट द्वारा 1902 में किया गया। औसत मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी जाती है। वायुमंडल में 50 किलोमीटर की ऊंचाई जो इस मंडल की ऊपरी सीमा है पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को हम स्ट्रेटोपाज कहते हैं। इस मंडल में मौसम की घटनाएं कम होती हैं। कभी कभी निचले समताप मंडल में सिप्स बादल, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कहा जाता है, दिखाई पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा 36 नंबर है, आयन मंडल किसे कहते हैं? आयन मंडल का वायुमंडल में सागर तल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच विस्तार पाया जाता है। इस मंडल में जो है ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया जाता है, डी, ई, एफ तथा जी परतें जो कि होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, वायुदाब किसे कहते हैं? सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले समस्त भार को हम वायुदाब कहते हैं और इसे सामान्य तौर पर हम मिलीबार में मापा जाता है। फेरल का नियम क्या है?
फेरल का नियम जो है हवाओं के विक्षेपण से संबंधित है। हवाओं की दिशा के संदर्भ में इस नियम के अनुसार जिस दिशा में पवन जो है प्रवाहित हो रही है उस दिशा में मुँह करके खड़े हुआ जाए तो हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जो है वह मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा घर्षण परत क्या होता है। निचले वायुमंडल के उस भाग को जहां पर घर्षण बल प्रभावी होता है वहां घर्षण परत उसे कहते हैं। सागर तल से जो 500 से 1000 मीटर पर होता है वहां पर घर्षण बल प्रभावी होता है, उसे ही घर्षण परत कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है घर्षण बल किसे कहते हैं। किसी भी गतिमान वस्तु के विपरीत किसी वस्तु की सतह के से प्रतिरोध के कारण उत्पन्न बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। वायुमंडल के संदर्भ में वायु गतिमान वस्तु होती है तथा धरातली सतह से प्रतिरोध होने से घर्षण बल उत्पन्न होता है जो वायु के प्रवाह वेग को कम करता है। इस प्रकार से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे आपको बता दिए गए। ये इसके जो है सभी क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, अच्छे से इसको पढ़िए, चैनल पर बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए। किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको चाहिए वह भी कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।